हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फिजिक्स का क्रैश कोर्स। फिजिक्स का फिर केमिस्ट्री का भी हम पॉसिबल होगा तो वीडियो ज़रूर अपलोड करेंगे। तो प्लांट ऑपरेटर की जो वैकेंसी आई हुई थी और बीआरसी में आई हुई थी प्लांट ऑपरेटर की, लेबोरेटरी की, और आईटीआई वालों के लिए भी आई हुई थी काफ़ी सारी। तो प्री टेस्ट और एडवांस टेस्ट के लिए दोनों को एक साथ ध्यान में रखते हुए हमने क्रैश कोर्स स्टार्ट किया है, जहाँ पे हम कंप्लीट तो नहीं कह सकते, लेकिन जितना हो सकता है उतना हम सिलेबस रिवाइज करने का प्रयास करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। इसमें हम प्लांट ऑपरेटर के लिए फिजिक्स पढ़ने जा रहे हैं। ये पार्ट 1 है, काफ़ी सारे पार्ट्स आएंगे इसके बाद भी। तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला टॉपिक है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, चैप्टर नंबर 1। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होता क्या है? इट डील्स विद द स्टडी ऑफ फोर्सेस, फील्ड्स एंड पोटेंशियल अराइजिंग फ्रॉम स्टैटिक चार्जेस। तो मतलब अगर जब चार्ज है वो रेस्ट पे होता है, तो जो उसकी जब स्टडी करते हैं तो उसे बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। स्टैटिक्स का मतलब ही होता है, जो है स्टैटिक है ना, स्टैटिक का मतलब ये जो चीज़ रेस्ट पे है उसकी जब स्टडी करते हैं, फोर्सेस और फील्ड की, जितना इलेक्ट्रिक फोर्स लग रही है उस पर और फील्ड लगेगी या पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फोर्सेस, वो जब स्टडी करते हैं किसके लिए? स्टैटिक चार्जेस के लिए, यानी जो रुके हुए हैं उसको, उसी ब्रांच को फिजिक्स को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, ये तो हो गया मेन। अब बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? तो इलेक्ट्रिक चार्ज इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर ड्यू टू विच इट प्रोड्यूस एंड एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। मतलब मैटर की एक प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक चार्ज। देखो इसके लिए ना, जैसे आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, इलेक्ट्रिक चार्ज भी दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, है ना। तो इसका थोड़ा सा कंसेप्ट एक बार देख लेते हैं ब्रीफ में। जैसे मान लो इलेक्ट्रिक चार्ज है ना, तो किस तरह पॉजिटिव चार्ज आएगा और किस तरह नेगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है, मान लो ये कोई बॉडी है, ठीक है, इसके अंदर प्रोटॉन भी हैं और इलेक्ट्रॉन भी हैं, होते हैं ना। देखो सपोज़ मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, एक एग्जांपल हमने ले लिया कि इसके अंदर 15 है प्रोटॉन, ठीक है, और 15 ही इलेक्ट्रॉन है। तो अभी ये बॉडी कैसी होएगी भाई? देखो 15 और 15 दोनों एक, क्योंकि जो प्रोटॉन है वो पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है। तो ये कितना हो गया? 0। अभी ये बॉडी कैसी है? न्यूट्रल है, क्योंकि प्रोटॉन पॉजिटिव होते हैं, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है। अभी मैं मान लो कि इसमें से इलेक्ट्रॉन हम निकाल लेते हैं। मान लो 2 इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ से निकाल लिए, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन हमने निकाल लिए। तो इस बॉडी पे प्रोटॉन तो कितने? 15, और जो इलेक्ट्रॉन है इसी बॉडी पे वो कितने रह जाएंगे हमारे? 2 निकाल लिए ना, तो 2 निकाल लिए तो कितने होंगे? 13, है ना। तो अब टोटल कितना होएगा? देखो 15 और माइनस के 13, तो कितना आ गया आंसर? ये आ जाएगा 2 प्लस माइनस माइनस, तो यानी कितना आ गया? 2। तो प्लस का कितना आ गया? 2। तो इस पर चार्ज कितना आएगा? प्लस का 2 चार्ज आ जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है? ये डिटेल मैंने किस लिए बनाई है? इस डिटेल का मतलब है कि यदि हमें बॉडी पे प्लस चार्ज लाना है तो इसका मतलब क्या है? उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन हम निकाल लेंगे। यदि हम इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं तो बॉडी पे कैसा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। वहीं यदि मैं इस पे इलेक्ट्रॉन ऐड कर देता, +2 इलेक्ट्रॉन कर देता, यहाँ पे तो मैंने -2 इलेक्ट्रॉन करे थे, मान लो +2 इलेक्ट्रॉन कर देता, तो इसी बॉडी पे प्रोटॉन कितने रह जाएंगे? 15। प्रोटॉन तो 15 ही, इलेक्ट्रॉन क्या है? इलेक्ट्रॉन मैंने क्या करा? 2 ऐड कर दिए, तो यानी पहले कितने थे? 15, अब कितने रहेंगे? 17। तो अब इसका कैलकुलेशन करो, 15 और -17 कितना आ गया? -2। तो कंसेप्ट समझ में आ रहा है ना, कि अब इलेक्ट्रॉन माइनस के मतलब टोटल चार्ज -2 बचा, तो अब इस पर कितना चार्ज आ गया? -2। तो क्रिस्प बात क्या है? कि क्रिस्प बात में ये है कि किसी बॉडी पे यदि पॉजिटिव चार्ज लाना है या आ रखा है तो उसका मतलब क्या है? पॉजिटिव चार्ज आने का मतलब है उसमें से इलेक्ट्रॉन हमने निकाल लिए हैं। और किसी बॉडी पे नेगेटिव चार्ज है, इसका मतलब है उस पर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यानी कि इलेक्ट्रॉन डाले हुए हैं, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं, ठीक है। और पॉजिटिव का मतलब है इलेक्ट्रॉन की क्या है? डेफिशिएंसी है, और नेगेटिव का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन की एक्सेस है। ठीक है, ये क्लियर हो गया? पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज कंप्लीट हो गए ना। अब चलते हैं फिर से अपने जहाँ से आए थे, यहाँ पे ऊपर आ जाते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज, ये सारा मैंने बता दिया। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। अभी इसी बात को इंग्लिश में आप पढ़ लो। पॉजिटिव चार्ज, लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ मैटर इज कॉल्ड पॉजिटिव चार्ज, यानी इलेक्ट्रॉन की कमी। वही मैंने आपको नीचे बताया ना एग्जाम्पल। और नेगेटिव चार्ज यानी एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, वही बात है।
ठीक है। अब बात कर लेते हैं, जैसे मान लो जो है हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, और एक और पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है। अब ये सेम तरह का है ना, तो जब सेम है मतलब इधर पॉजिटिव इधर भी पॉजिटिव, इधर नेगेटिव इधर नेगेटिव, तो ये जो दोनों कंडीशन है इसमें क्या होंगे, ये आपस में रिपेल करेंगे, ठीक है, रिपेल करेंगे। और यदि ये अपोजिटिव होंगे मतलब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव या फिर एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, तो इस कंडीशन में क्या होगा, ये अट्रैक्शन होगा, ठीक है, समझ गए ना, ये अट्रैक्शन। तो मतलब जो अपोजिट चार्ज होंगे वो अट्रैक्ट करेंगे, जो सिमिलर चार्जेस होंगे वो रिपेल करेंगे, ठीक है। ये कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब चलते हैं फिर से ऊपर, इसमें ये आ गया हमारा पॉइंट, लाइक चार्जेस रिपेल्स एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ये वाली लाइन में ये वाला, ठीक है। अब बात कर लेते हैं ऐसा यूनिट, तो चार्ज की ऐसा यूनिट होती है कोलम्ब, ठीक है, ये आपने याद रखना है। इतना क्लियर हो गया। अब चलते हैं नीचे। अब 3 तरह के यहाँ पे मैटर्स होते हैं, आपको पता ही होगा, एक होता है कंडक्टर, एक होता है इंसुलेटर, एक होता है सेमीकंडक्टर। तो कंडक्टर क्या होता है, कंडक्टर वो होता है जिसके अंदर से इलेक्ट्रिक जो करंट है वो इजीली फ्लो कर सकता है, जैसे कि आयरन, एल्युमिनियम, कॉपर, सिल्वर एक्सेट्रा, ठीक है। और इंसुलेटर क्या होता है, इंसुलेटर वो सब्सटेंस होते हैं जिनमें से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं कर सकता, जैसे प्लास्टिक हो गया, वुड हो गया, ठीक है, ये आपने पढ़े होंगे ना। और सेमीकंडक्टर ये 3rd टाइप के होते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। कंडक्टर इंसुलेटर तो ज़्यादातर को पता होता है, पर सेमीकंडक्टर कुछ लोगों को नहीं पता होता। सेमीकंडक्टर क्या होता है, सेमीकंडक्टर ऐसे सब्सटेंस होते हैं विच बिहेव इंसुलेटर एट लो टेम्परेचर, मतलब यदि टेम्परेचर लो रहेगा तो वो इंसुलेटर की तरह बिहेव करेंगे, पर यदि टेम्परेचर हम हाई कर देंगे तो उनका बिहेवियर कंडक्टर की तरफ शिफ्ट होने लगता है। उन्हीं सब्सटेंस को हम सेमीकंडक्टर बोलते हैं। इनके एग्जांपल जैसे कि आपको पता होगा जर्मेनियम, सिलिकॉन, ये क्या है, सेमीकंडक्टर्स हैं, ठीक है। ये कंसेप्ट क्लियर हो गया, कंडक्टर हो गया, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर, तीनों पॉइंट हमने क्लियर कर लिए। अब आगे चलते हैं। When some charge is given to the surface of conductor, when some charge is given, then due to property of conduction, that charges distribute uniformly at the surface of the conductor. But if we give some charge to insulator, then due to its property, the charge does not distribute to surface; it remain at the same point where we give that charge. तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब इन्होंने ये बता रखा है, जैसे मान लो एक बॉडी है, ठीक है, एक ही बॉडी है, एक ही बॉडी है, ये वाली बॉडी मान लो कंडक्टर है और ये वाली बॉडी इंसुलेटर है। इसमें क्या है कंडक्टर में कि यदि हम इसमें चार्ज देते हैं, ठीक है, हमने दिया चार्ज इसमें कंडक्टर में, तो ये पॉइंट आपने ध्यान रखना है। यदि हम कंडक्टर में चार्ज देंगे तो वो जो मान लो पॉजिटिव चार्ज दिया हमने, तो पॉजिटिव चार्ज इसकी सरफेस पे ही रहेगा, ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। अंदर कोई चार्ज नहीं जाएगा कंडक्टर के अंदर, मतलब अंदर की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होएगी वो हमेशा 0 होएगी। ये काफ़ी एग्जाम्स में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। अगर कंडक्टर में चार्ज देंगे तो वो चार्ज उसकी सरफेस पे आ जाएगा और अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 रहेगी, अंदर कोई चार्ज नहीं होगा, ठीक है। और इंसुलेटर में ऐसा कुछ नहीं है। इंसुलेटर में अगर हम चार्ज मान लो पॉजिटिव देते हैं तो ये अंदर डिसाइड कर सकता है चार्ज, इस तरह से। समझ गए ना भाई, ये कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर रखना अपने दिमाग में, कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स का। यदि हम इन पर चार्ज देंगे तो क्या क्या होगा, और ये इंसुलेटर पर डिपेंड करता है, चाहे वो चार्ज यूनिफॉर्मली दिया है या नॉन यूनिफॉर्मली दिया है। इतना डीप में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब क्लियर हो गया ना सब। अब चलते हैं आगे, अब चलते हैं 4th टॉपिक पे, टाइप्स ऑफ चार्जिंग, मतलब चार्जिंग हम किस तरह से कर सकते हैं। एक तो मैंने आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग दी, पर अब चार्ज किस तरह डेवलप हम कर सकते हैं, यानी चार्ज किस तरह कर सकते हैं बॉडी को, ठीक है। इसमें आपके 3 मेथड्स आते हैं, एक आता है रबिंग मेथड, कॉन्टैक्ट मेथड, इंडक्शन मेथड, ठीक है। तो भाई ये नोट्स तो आप पढ़ सकते हैं वैसे भी, तो मैं ऊपर से बता देता हूँ एक बार रबिंग मेथड होता है क्या। रबिंग मेथड में हम ना फ्रिक्शन के ज़रिए जो है चार्ज प्रोड्यूस करते हैं। जैसे मान लो एक ये बॉडी है और ये बॉडी है, आपस में इन्हें हम रब कर दें। जैसे आपने अब बचपन में किया होगा, एक कंघी ले लो, है ना, कंघी, उसको ऐसे अपने बालों पे ऐसे ऐसे रब करो, रब करना है हेयर्स पे, रब करने के बाद फिर आप क्या करें, एक छोटे छोटे कागज़ की ना पीस कट कर दीजिए, फिर कंघी को पास लाइए, वो आपस में अट्रैक्शन करेंगे, वो जो पीस होंगे ना कागज़ के वो इसके कंघी के साथ चिपक जाएंगे जाके, ठीक है। तो यही जो है फेनोमेना किसका है, रबिंग मेथड से। एक बार पढ़ लेते हैं। When we rub two substance, then due to friction heat is produced, then one of the substance absorb heat and emit electron and second absorb electron। तो मतलब एक बॉडी से दूसरे बॉडी में चार्ज ट्रांसफ़र हो जाएगा, ठीक है।
ये कौन सा मेथड है? रबिंग मेथड। अब आगे चलते हैं। द वन ड्यू विच एमिट इलेक्ट्रॉन ड्यू टू लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन इट बिकम पॉजिटिव चार्ज एंड सेकेंड वन ड्यू टू एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन बिकम नेगेटिवली चार्ज। ठीक है, एक पे तो एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और एक पे क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो ठीक है ना। अब चलते हैं पॉइंट नंबर 2 बाय कॉन्टैक्ट मेथड। कॉन्टैक्ट मेथड में क्या है? व्हेन टू आइडेंटिकल शेप एंड साइज कंडक्टर टचेस ईच अदर where one of conductor is charged and second is neutral, then by touching charge we transfer from charged conductor to neutral conductor and by this both will have same charge। ठीक है, इसका जो कंसेप्ट है, कंसेप्ट समझ लो भाई। देखो जैसे मान लो एक बॉडी है ये, ठीक है, इस पे मान लिया हमने चार्ज क्यू है। आपको पता है चार्ज को क्यू से डिनोट करते हैं। इसकी यूनिट कितनी है, क्या होती है? कोलम्ब होती है, क्यू से डिनोट करते हैं। ठीक है, और क्यू का फॉर्मूला अगर मैं आपको बता दूं तो यहाँ पर क्यू का फॉर्मूला होता है आई टी। यहाँ पे आई क्या है? करंट, जिसकी यूनिट होती है एम्पियर, और टी क्या है यहाँ पर? टाइम। क्यू बराबर होता है आई टी। ठीक है, अब हम बता रहे थे कॉन्टैक्ट मेथड क्या होता है। जैसे एक बॉडी है, ठीक है, इस पे चार्ज क्यू है और एक ही न्यूट्रल बॉडी है, मतलब इस पे चार्ज कितना है? 0। तो अगर हम इन्हें कॉन्टैक्ट कर दें, यानी आपस में से टच कर दें, ये टच कर दें, तो जो इसके टच करने के बाद फाइनल होगा, ठीक है, तो फाइनल कितना आ जाएगा? इनका भी जो एवरेज मतलब 0 आधा आधा बढ़ जाएगा, क्यू प्लस 0/2, और सेकंड बॉडी पे भी कितना आ जाएगा? क्यू प्लस 0/2, यानी कि जो इसका फाइनल आएगा रिजल्ट वो इस बॉडी पे और इस बॉडी पे क्यू/2 बढ़ जाएगा चार्ज। यही क्या है? कॉन्टैक्ट मेथड। क्लियर हो गया। अब चलते हैं इंडक्शन मेथड की तरफ। वैन चार्ज बॉडी ब्रिंग्स नियर टू अ कंडक्टर देन ड्यू टू अट्रैक्शन ऑफ अनलाइक चार्ज। यार इतना पढ़ लेना, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है वैसे भाई। देखो जो इम्पोर्टेंट है ना वो पढ़ लो, बाकी तो इस तरह ही आप पढ़ सकते हैं। मेरे को नोट से आप रिवाइज़ कर लीजिएगा, ठीक है। और जो BRC में आएगा ना वो MCQ आएंगे वहाँ पे आपसे फॉर्मूला पता होना चाहिए, उससे आप न्यूमेरिकल निकाल सकते हैं, और दूसरा कंसेप्ट पता होना चाहिए बस। बाकी आपसे डेरिवेशन का कोई मतलब नहीं है वहाँ पे, ठीक है। अब चलते हैं आगे। बेसिक प्रोपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज एडिटिविटी, मतलब हम चार्ज को डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं, ठीक है। चार्ज के बाद मैग्नीट्यूड है लेकिन डायरेक्शन नहीं है, तो चार्ज एक कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। प्रॉपर साइन हम लगाएंगे, मतलब प्लस और माइनस। जैसे मान लो एक चार्ज है 1 कूलम्ब का, और एक -2 कूलम्ब और एक +3 कूलम्ब, तो इन्हें क्या करेंगे? ऐसे ऐड कर देना, 1 -2 +3 कितना आ जाएगा? -1 +3 यानी कि 2। इस तरह समझ गए। अब चलते हैं चार्जेस कंडक्ट। ये तो आपने पढ़ा ही होगा, चार्ज कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इस तरह से। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ये आप एक बार समझ लो। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहता है Q बराबर NE। N क्या है यहाँ पे? इंटीग्रल। मतलब यदि ये चार्ज अगर ट्रांसफ़र हो रहा है एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे, तो वो इंटीग्रल मल्टीपल में ट्रांसफ़र होगा। मतलब या तो भाई 2 इलेक्ट्रॉन चले जाएं, या 3 चले जाएं, या 4 चले जाएं, या 1 से इलेक्ट्रॉन चले जाए। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आधा इलेक्ट्रॉन जा रहा है -2/3 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, इस तरह से पॉसिबल नहीं है। तो मतलब इंटीग्रल मल्टीपल में ही जाएगा। इट इज़ एब्सोल्युटली दैट ऑल फ्री चार्ज या इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ अ बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज डिनोटेड बाय ई। मतलब ई यानी इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? -1.6 × 10⁻19 कूलम्ब। उसका ही इंटीग्रल मल्टीपल होगा। या तो 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, आधा इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा। ये मेन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। Q बराबर NE। इस पर क्वेश्चन आ जाता है कई बार। वो ऐसे दे देगा, कोई भी चार्ज की वैल्यू दे देगा। जैसे मान लो वो उन्हें दे दी 2/3 कूलम्ब है, या इसको ही डिवाइड करके लिख लेगा, तो वो पूछेगा क्या ये चार्ज पॉसिबल है, जो ये चार्ज ट्रांसफ़र हो सकता है? तो आपने आंसर कर देना नहीं। या फॉर्मूला आप लगा सकते हैं Q बराबर NE से। तो या तो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे या 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, इस तरह से होगा। कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान से समझ लो। कूलम्ब्स लॉ क्या कहते हैं? कूलम्ब्स लॉ कहते हैं जैसे एक बॉडी है, मतलब एक चार्ज है, ये चार्ज Q1 है, ये चार्ज Q2 है, इनके बीच में डिस्टेंस R है। तो Q1 Q2 जो इनके बीच में फोर्स लगेगी ना, फोर्स वो होगी K। उसका फॉर्मूला दिया था K Q1 Q2/R²। कुछ याद आ रहा होगा आपको क्लास 12 की। अब बात कर लेते हैं K क्या है यहाँ पे। तो यहाँ पे K जो है ना, K को बोलते हैं 1/4πε0। ये K का फार्मूला होता है। इसको कूलम्ब कांस्टेंट बोलते हैं K को, और K की वैल्यू होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम्ब स्क्वायर। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर ये होती है K की यूनिट, ठीक है। K हो गया हमारा 9 × 10⁹। Q1 Q2 क्या है यहाँ पे? चार्जेस हैं, और R उनके बीच की डिस्टेंस है।
अब ये इंपॉर्टेंट कई बार क्वेश्चन ये जो बोल रहा हूँ मैं ध्यान रखना, जब चार्जेस वैक्यूम में है तो उनके बीच में जो फोर्स लगेगी वो कितनी लगेगी, 1/4πε0 Q1 Q2/r²। ठीक है, एप्सिलॉन नोट क्या है यहाँ, एप्सिलॉन नोट है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। फ्री स्पेस की वैल्यू कितनी होती है 8.85 10⁻12। यहाँ पे फ्री स्पेस की है, मतलब ये जब चार्ज फ्री स्पेस में रहेगा तो हम ये लिखेंगे फॉर्मूला 1/4πε0 Q1 Q2/r²। पर अगर हम चार्ज को मीडियम में रख दें, मीडियम में या जैसे वाटर में रख दिया या किसी और मीडियम में रख दिया, मेटल में, वाटर में, इस तरह है, तो उसका जो वैल्यू रहेगा ना वो चेंज हो जाएगा, के का वैल्यू चेंज हो जाएगा, वो रहेगा 1/4πε। इसे एप्सिलॉन बोलते हैं, वो एप्सिलॉन नोट था। एप्सिलॉन क्या है, ये परमिटिविटी ऑफ मीडियम की और या फिर रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक है, रिलेटिव परमिटिविटी और परमिटिविटी ऑफ मीडियम, ई को ये जो है इसे एप्सिलॉन बोलेंगे, और रिलेटिव परमिटिविटी की बात कर रहा हूँ उसे बोलते हैं एप्सिलॉन आर। रिलेटिव परमिटिविटी हो गया एप्सिलॉन आर और परमिटिविटी ऑफ मीडियम एप्सिलॉन हो गया। ठीक है, इसमें एक फार्मूला याद रखना है आपने, जो एप्सिलॉन होता है वो एप्सिलॉन नोट इंटू एप्सिलॉन आर होता है, ये आपने याद रखना है। और ये कुछ ये वो दिए गए हैं इसके एप्सिलॉन आर के वैल्यू, वैक्यूम के लिए 1, एयर के लिए, वाटर के लिए 80 और मेटल के लिए इनफाइनाइट। क्लियर हो गया भाई। वेक्टर नोटेशन आप पढ़ सकते हैं, छोड़ भी दें, कोई दिक्कत नहीं। ये इंपॉर्टेंट है, फोर्सेस ड्यू टू फोर्सेस बिटवीन मल्टीपल चार्जेस। ठीक है, अब फोर्सेस बिटवीन मल्टीपल चार्जेस क्या है, ये सुपर पोजिशन ऑफ चार्जेस है। मतलब जैसे एक या एक से ज़्यादा जब फोर्स लग रहे हैं तो उसको हम किस तरह से ऐड करेंगे, एक बार पढ़ लीजिएगा। कंसिडर सिस्टम चाहे एन चार्ज Q1 Q2 Q2 Q1, इस तरह से हमने मान लिया एन चार्जेस हैं वहाँ पे, 2 3 4 कितने भी हो सकते हैं। ठीक है, और उनकी जो डिस्टेंस है ओरिजिन से R1 R2 R3 इस तरह से है। ठीक है, अब मान लो एक चार्जेस है Q1, फोर्स ड्यू टू Q1 चार्ज ऑन Q0 के चार्ज फोर्स ऑन 0 ड्यू टू 1, तो कितना हो जाएगा के Q1 Q2/r²। वही मैंने आपको बताया, तो इनको डायरेक्ट नहीं ऐड करेंगे, वेक्टर से एडिशन से करेंगे, ये कहना चाह रहा है। ये सुपर पोजिशन ऑफ चार्जेस आपने पढ़ा होगा ना, तो क्लास 11th में वहाँ से पढ़ लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की। अ रीजन अराउंड द चार्ज पार्टिकल वेयर एनी अदर चार्ज पार्टिकल एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिक फोर्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, मतलब जैसे एक चार्ज पार्टिकल है, ठीक है, एक चार्ज है मान लो +Q, तो इसके अराउंड का जो भी एरिया होगा जहाँ पे जो दूसरा चार्ज आ सकता है उस पर फोर्स एक्सपीरियंस कर सके, उसी को ही बोलेंगे इसका जो एरिया है सारा इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ई का फॉर्मूला होता है F/Q और यूनिट क्या होती है न्यूटन पर कॉलम, और डायमेंशंस भी याद रखना। अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, इफ टेस्ट चार्ज Q0 is located at r distance from Q1 charge, then ratio of force applied on that test charge and magnitude of test charge is called electric field intensity। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यानी कि फोर्स अपॉन Q0। ठीक है, ये आपने याद रखना है। इट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड्स ऑन 2 फैक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द चार्ज। अब ये 2 पॉइंट आपने याद रखने हैं, पॉजिटिव की इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होती है और नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होती है। तो ये मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। पॉजिटिव चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो होती है अवे फ्रॉम द चार्ज, ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ठीक है, और जो नेगेटिव चार्ज की होती है वो होती है टुवर्ड्स द चार्ज, चार्ज की तरफ। ठीक है, ये दोनों कंसेप्ट क्लियर, आगे चलते हैं। ये डायग्राम भी बना रखे, दे पढ़ लेने। फॉर्मूला याद हो गया, ई का फॉर्मूला F/Q होता है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस, वही सुपर पोजिशन है, सुपर पोजिशन ऑफ चार्जेस। इसका न्यूमेरिकल्स आप करेंगे तो जल्दी से समझ में आएगा ये। ठीक है, अब बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। ई जो है वेक्टर क्वांटिटी है दैट वेरीज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन स्पेस एंड इज डिटरमाइंड फ्रॉम द पोजिशन ऑफ सोर्स चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय सम इमेजिनरी लाइन्स। जो इलेक्ट्रिक फील्ड को जैसे मैंने अभी रिप्रेजेंट किया था ना कुछ लाइन से, उसी को ही बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। इनकी प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है। ये लाइन्स कैसी हैं, इमेजिनरी हैं और कंटिन्यू करती हैं विदाउट, बिना कोई ब्रेक के। इनमें कोई ब्रेक यानी कि जैसे मान लो अगर ये इधर से चल रही है ऐसे, तो ये बीच में ऐसे ब्रेक नहीं आएगा, तो ये चलती रहेंगी डायरेक्ट। ठीक है, ब्रेक नहीं आता है इनमें, कंटिन्यूटी रहती है, ऐसा कोई होल नहीं आ सकता। ठीक है, समझ गए ना बात को। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आर स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एट ए नेगेटिव चार्ज। जैसे इसमें पॉजिटिव से स्टार्ट हो रही हैं, इधर से देखो पॉजिटिव से जा रही हैं और नेगेटिव की तरफ जा रही हैं सारी लाइन्स। ये इधर से पॉजिटिव नेगेटिव इधर, ये इस तरह। तो ये वैसे हमने बना दिया, ये बनता नहीं है इस तरह से।
ठीक है, अब चलते हैं। इफ़ यू ड्रॉ ए टेंजेंट, मान लो एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है इस तरह, ये है ना, इस पर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ कर दें, जैसे टेंजेंट इस पॉइंट पे कर दिया या इस पॉइंट पे कर दिया, किसी पॉइंट पे टेंजेंट हम ड्रॉ कर दीजिए, ये टेंजेंट डाल दिया, तो टेंजेंट क्या बताता है, ये बताता है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। ठीक है, किसी पॉइंट पे आप एनी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के अगर एक टेंजेंट ड्रॉ कर देते हैं तो वो टेंजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को बताता है। पॉइंट नंबर 4, द पॉइंट वेयर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स इज हायर देन दैट मैग्नेटिक मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज मोर एंड वाइस वर्सा। मतलब कहने का ये है, जैसे मान लो ये है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स जा रही हैं, ठीक है, अगर जहाँ पे जो डेंसिटी है यानी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है ना वो आपस में पास बहुत सारी हैं, तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो ज़्यादा होगी, और जहाँ पे बहुत दूर है वहाँ पे कम होगी। ठीक है, फॉर अ पॉइंट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से रेडियली मूव एट आउटसाइड और इनसाइड अकॉर्डिंग टू नेचर। बता दी, पॉजिटिव की अवे फ्रॉम द होगी और नेगेटिव की टुवर्ड्स द चार्ज। इफ यू रिप्रेजेंट द फील्ड लाइन्स बिटवीन अनलाइक चार्ज देन इट हैव अ नेचर टू ब्रिंग कंप्रेस्ड, इट रिप्रेजेंट अट्रैक्शन। वही बात होगी। इफ यू रिप्रेजेंट द फील्ड लाइन्स बिटवीन लाइक चार्जेज एंड हाँ ये इंपॉर्टेंट है, पॉइंट नंबर 8, टू फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। मतलब एक फील्ड लाइन्स ऐसी है, मान लो ये जा रही है एक फील्ड लाइन्स और दूसरी जगह से आ गई, तो इंटरसेक्शन होगा ना, तो इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, ये प्रॉपर्टी है। क्योंकि मैंने आपको बताया कि मान लो अगर इंटरसेक्ट करती तो हमने बताया कि इस पॉइंट पे टेंजेंट इस करेंगे तो एक दो टेंजेंट हो जाएंगे ना एक ही पॉइंट पे, विच इज़ नॉट पॉसिबल। ये लिखा ना, बिकॉज एट इंटरसेक्टिंग पॉइंट देयर इज टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दैट कैन नॉट बी पॉसिबल, मीन्स at a point according to law of superposition when direction of electric field can be possible। समझ गए ना, दो इलेक्ट्रिक फील्ड कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। क्वेश्चन में दे सकता है, ये ज़बरदस्ती करके दे देगा इस तरह, तो वो आपने ऑप्शन काट देना है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप, जो मैंने ऊपर बता रहा था ना किस तरह में बना दे रहा था, तो एक क्लोज लूप नहीं बनाती है, ये पॉइंट है प्रॉपर्टी। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में बाकी कर देंगे कंप्लीट। ठीक है, तो ये चैप्टर आपका नेक्स्ट वीडियो तक पक्का कंप्लीट हो जाएगा। तो ठीक है, फिर तब तक के लिए आप इस लेक्चर को रिवाइज कर सकते हैं और ये लेक्चर के नोट्स आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद आप न्यूमेरिकल भी लगा लेना, न्यूमेरिकल ज़्यादा तो इंपॉर्टेंट होते हैं। आप 12th क्लास के जो NCERT के न्यूमेरिकल्स हैं ना वो लगा लेना MCQ फॉर्मेट में। ठीक है, तो बाय बाय।